मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब पचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल एक अनवरत काव्य अनुष्ठान है। देश में, हमारे देश में ही नहीं विश्व में इस समय कोरोना महामारी अपने चरम पर है। ये जो चौथी वेव लहर आई है, वह एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से अपना, जिस प्रकार से अपना अधिक से अधिक अपना रौद्र रूप दिखा सकती है, वो कोरोना दिखा रहा है। इसके बावजूद भी हम साहित्यकार, सभी कवि बंधु अपने अपने काव्य धर्म, साहित्य धर्म में लगे हुए हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से सकारात्मकता हम अपने समाज को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सतमोला कवियों की चौपाल भी उसमें अपना एक संविधा, अपनी आहुति प्रत्येक रविवार को डालता आ रहा है। आज भी हम इस कोरोना संकट काल नहीं, बल्कि कोरोना का ये जो काल है, बहुत कुछ हमें सीखने की भी प्रेरणा देता है। तो आज सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करते हुए सकारात्मकता का संचार करने के लिए मैं आज जो सबसे पहले आमंत्रित करने जा रहा हूँ, देश के लब्ध प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय हास्य गज़लकार पंडित सुरेश नीरव जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह आएँ और अपनी रचनाओं से, जो हमारे अनेक बंधु अपने अपने घर में आइसोलेट हुए हुए हैं, क्वारंटाइन हुए हुए हैं, और जब अकेला व्यक्ति होता है तो उसके अंदर नकारात्मक बातें आती हैं। उस नकारात्मकता को पछाड़ने के लिए, उसको सबल देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित सुरेश नीरव जी को। पंडित सुरेश नीरव। नमस्कार, मैं पंडित सुरेश नीरव सतमोला के इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं, उन सबको नमस्कार करता हूँ। प्रवीण आर्य जी का मेरे पर बड़ा प्रेम है, ये मुझे बुलाते रहते हैं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और विज्ञान बहुत ही एक दूसरे ढंग की चीज़ है, लेकिन मैं कविता भी करता हूँ और विज्ञान में कविता करता हूँ। तो ये समझिए कि विज्ञान के क्षेत्र में मेरा प्रवेश वैसे ही है जैसे कांच के मकान में सांड का घुस जाना। लेकिन एक नया मुहावरा देने की मैंने कोशिश की है
कि विज्ञान और कविता जिसे लोग अभी तक 36 का आंकड़ा समझते थे, उसे मैंने 63 का आंकड़ा बनाया। और मेरा ये प्रयास इतना सफल रहा कि अभी कलकत्ता में इंटरनेशनल साइंस एंड लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के 28,500 वैज्ञानिकों ने भाग लिया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया, उस कार्यक्रम की मैंने अध्यक्षता की और मैंने कविता को विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचा दिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूं अपने उन सारे लोगों को जो कविता लिखते हैं कि थोड़ा लतीफ़ेबाजी और चुटकुलेबाजी से अलग खड़े होकर कविता का एक नया रूप भी देखें, और हंसाया भी जा सकता है वैज्ञानिक बात करके। देखिएगा कि आयोडीन मिलाया उसने जलों के नमकीन में। आयोडीन मिल जाता है तो नमक और ज़्यादा नमकीन हो जाता है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। कि आयोडीन मिलाया उसने जलों के नमकीन में, जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन में। आयोडीन मिलाया उसने जलों के नमकीन में, जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन में। अजनबी जी, पावर हाउस चालू देखा हमने हर एक हसीन में। पावर हाउस चालू देखा हमने हर एक हसीन में। हाई वोल्ट का करंट लगा तो औंधे गिरे जमीन में। जोर जोर से आए झटके, एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनता है, इसको देखिए आज से मैं कैसे कहता हूँ। जोर जोर से आए झटके, विस्फोटक माहौल हुआ। जोर जोर से आए झटके, विस्फोटक माहौल हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले हैं कॉलेज की कैंटीन में। जोर जोर से आए झटके, विस्फोटक माहौल हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले हैं कॉलेज की कैंटीन में। और एक वैज्ञानिक कवि किसी की खूबसूरती की तारीफ कैसे करेगा कि अस्पताल सा बदन तुम्हारा, 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं आजकल तो। अस्पताल सा बदन तुम्हारा, सांसें सुंदर नर्सों सी। अस्पताल सा बदन तुम्हारा, सांसें सुंदर नर्सों सी। मैं मरीज एक लावारिस सा, दुबका हूँ दूरबीन में। मैं मरीज एक लावारिस सा, दुबका हूँ दूरबीन में। ग्लूकोज जो इश्क का मिलता, हुस्न हरा हो जाता है। ग्लूकोज जो मिले इश्क का, हुस्न हरा हो जाता है। बड़ी केमिकल पावर देखी नखरों की प्रोटीन में। बड़ी केमिकल पावर देखी नखरों की प्रोटीन में। और आज की कविता और मंच की स्थिति को एक संकेत में कहता हूँ। फ्यूज बल्ब सा चेहरा लेकर, फ्यूज बल्ब सा चेहरा लेकर, डस्टबिन में सो जाओ। फ्यूज बल्ब सा चेहरा लेकर,
डस्टबिन में सो जाओ, गधे मंच पर दौड़ रहे हैं अब घोड़ों की जीन में, गधे मंच पर दौड़ रहे हैं अब घोड़ों की जीन में। आयोडीन मिलाया उसने जलमों के नमकीन में, जैसे ओवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन। पंडित सुरेश नीरव जी अपने आप में ही बड़े ही विरले कवि हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं से समाज को, देश को गुदगुदाने का प्रयास किया। अब मैं अगले इसी आइसोलेशन के दौर पर जो आज हमारा समाज चल रहा है अधिकांश, मैं उनको गुदगुदाने के लिए, हंसाने के लिए एक और विलक्षण प्रतिभा के धनी अपने कवि मित्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो उनकी काव्य विधा है वो सराही जाती है, ऐसे ही बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी हास्य रचनाकार महेंद्र अजनबी जी का हम जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। महेंद्र अजनबी जी, सतमोला कवियों की चौपाल में मैं यहाँ सभी उपस्थित नवांकुर कवि और जो पुराने कवियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं प्रवीण भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को 16 साल निरंतर चलाया है। किसी भी काव्य अनुष्ठान के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार तालियां बजाएं उनके लिए, इस बात के लिए। मुझे कहा गया है कुछ कविताएं सुन, पहले तो आप सबसे निवेदन करता हूं मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर के। पहले छोटी छोटी 3-4 कविताएं सुनाता हूं। हम कवि लोग जो लिखते हैं, और कवि व्यंग सबसे अच्छा वो होता है जो अपने खुद के ऊपर लिखा जाए। एक दो छोटी कविताएं इसी बात को लेकर कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा कहाँ, बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। मैंने कहा इतनी सी बात, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। वह बोला बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ। बात यह है कि मैं अभी भी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हो जाता है। एक और छोटी सी कविता इसी बात को लेकर कि एक शाम एक शहर में मच रही थी भागम भाग, जैसे हो जंगल की आग। सभी लोग भाग रहे थे, पता नहीं क्यों भाग रहे थे। मैंने एक भागते हुए को रोककर पूछा, भैया सभी लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसा क्या यहाँ पर गजब होने वाला है। वह बोला तुम भी भाग चलो, पता नहीं आज रात को यहाँ कवि सम्मेलन होने वाला है। एक और छोटी सी कविता आप तक पहुँचाता हूँ। हमारे एक मित्र ने हमसे एक दिन कहा, अजनबी जी किसी दिन हमारे घर आओ, हमारे किराएदारों को अपनी 3-4 कविताएं सुनाओ। मैंने कहा भाई मुझे किस उपलक्ष्य में कविताएं सुनाना है। वह बोला बात दरअसल यह है, मुझे अपना मकान खाली करवाना है। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता भाई साहब। कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। हमारे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से खड़ा हुआ बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये हंसने की बात नहीं थी, ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहाँ पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी पब्लिक में से खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे।
जब सारी चीज़ें बेच दो। और अभी तो मैं पिछले दिनों जेल में गया, आप लोग आश्चर्य ना करें, वहाँ कवि सम्मेलन था, जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सज़ा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है, बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे, लाइन लगाए हुए, एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो हमें तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं पढ़नी पड़ती हैं। बहुत मन से आपने सुना है। अच्छा देखिए, कवि की एक मजबूरी होती है, उसे कोई कवि बहुत संवेदनशील होता है, आप सभी यहाँ पर संवेदनशील लोग बैठे हुए हैं, बहुत संवेदनशील होता है, उसे कोई ठीक से सुन ले, उसकी कविता ठीक से सुन ले तो उसे अच्छा लगता है। अच्छा, कोई सुने नहीं भाई साहब, उसे मायूसी सी होती है। अच्छा, सुने भी नहीं, साथ में हूट भी कर दे तो भाई साहब उसका दिल टूट सकता है, उसका असर मतलब इतना समय उसका दिमाग तक पर असर पड़ सकता है। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ एक जगह हो चुका। पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया कि सीधा असर मेरे दिमाग पर पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था यहाँ पे तो जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी, वो कविता आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक बार तालियां बजाकर मन में, जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। आज भी मैं यहाँ स्टूडियो में इसीलिए आया हूं कि यहाँ पे देखा मैंने, हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूं, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूं। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफ़ी मांगी, मैंने कहा माफ़ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है, बात हो गई है काबिले गौर की। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कि अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है, डिसिप्लिन के अनुशासन की, कविता सुना रहे हो या लिस्ट अपने घर के राशन की। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां चाहता हूं। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ, वाह वाह, इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे याद। वैसे मियाँ आप किस फरेब में है, ऐसी है कि कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूं करता रहता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दो मिलाते हुए मैं पहुंच जाता हूँ। पूर्ति का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं लग पा रहा भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और दोस्तों भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूं, आपकी तालियां चाहता हूं। चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए, और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए।
पत्नी बोली एक बार मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पट के खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, प्लास्टर चढ़ाया। डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया। टूटी दाई टांग थी, प्लास्टर बाई पर चढ़ा। और मित्रों, भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही गया। लेकिन दोस्तों, मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। लेकिन दोस्तों, कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब ना जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम सभी कुछ ना कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार। हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार, और बता रहा हूं आपको घर घर का संताप। पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम सब भूल चुके गांव की ताजा हवा, और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। और दोस्तों, कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष, भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। कोरोना काल के अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है, एक 3 शब्द है, मैं हूं ना। और मैं हूं ना कोरोना काल के लिए नहीं, पूरे जीवन में ये कहने वाले बहुत कम होते हैं। और कोरोना काल में सकारात्मकता का संचार करने के लिए मैं ऐसी आध्यात्मिक जगत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साध्वी दीदी समाहिता को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और कोरोना के इस संकट काल में वह एक प्रेरणादायी गीत जो अंजू जैन जी का है, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गीतकार हैं, उन्होंने अपना स्वर दिया है। और ऐसे कई आध्यात्मिक संत हैं जो प्रसिद्ध गीतकार कवियों की पंक्तियों को कोट करते हैं। ये अंजू जैन जी के लिए भी, हमारी बहन अंजू जैन जी के लिए भी बहुत ही गौरव का विषय है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कथाकार दीदी समाहिता आज इसको स्वर दे रही हैं। तो मैं बड़े आदर सत्कार के साथ आमंत्रित करता हूँ पूज्य दीदी साध्वी समाहिता। या जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। आए हुए सभी वरिष्ठ कवियों को मैं नमन करती हूँ, आपकी लेखनी को नमन करती हूँ। आपकी लेखनी में वो ताकत है जो देश का भविष्य बदल सकती है, जो देश के समस्त प्रकल्पों को नव आकार दे सकती है, नव सृजन कर सकती है, भारत के भाल को पूरे विश्व के मानचित्र में ऊंचा कर सकती है। ये आपकी लेखनी में ताकत है। मैं हमेशा कवियों के लिए एक बात कहती हूँ कि कवि की कलम पैनी धार चाहिए। जो प्रयास हमारे आर्य जी ने किया है, निश्चित रूप से नवोदित कवियों को एक श्रेष्ठ मंच देने की ये परिकल्पना साकार रूप ले रही है सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से। सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न देश, प्रदेश, प्रांत से आए हुए नवोदित ऐसे कवि जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें इतने श्रेष्ठ श्रोता मिलेंगे और इतना श्रेष्ठ मंच मिलेगा, उनको एक नव मंच देने का ये सफल प्रयास पिछले 2 वर्षों से चल रहा है और इस कार्यक्रम को खूब सराहा गया है। बहुत सारे जो नवोदित कवि हैं, नवांकुर हैं, वो अपनी कविता का
सुनियोजित तरीके से प्रस्तुतिकरण कर पाते हैं और अपने आप को धन्य महसूस कर पाते हैं और राष्ट्र को भी एक संदेश दे पाते हैं। तो मैं आए हुए सभी कवियों कवयित्री बहनों को नमन करती हूँ, आपके श्रेष्ठ कार्य को नमन करती हूँ। कवियों के लिए मेरा एक संदेश है पूरे भारतवर्ष को या विश्व में भी जहाँ भी हमारे कवि हैं उन सभी प्रवासी बंधुओं को भी संदेश देती हूँ कि कवि की कलम पैनी धार चाहिए, अरे मुंड हो कलम कटार चाहिए। कवि की कलम पैनी धार चाहिए। अब उस वक्त का, उस समय का अब और इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। वो सही समय, वो सही परिस्थितियाँ यही हैं। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कवि की कलम पैनी धार चाहिए, अरे मुंड हो कलम कटार चाहिए। कवि की कलम पैनी धार चाहिए, अरे मुंड हो कलम कटार चाहिए। गढ़ सके जो श्रेष्ठ चिंतन चरित्र को, गढ़ सके जो श्रेष्ठ चिंतन चरित्र को, लेखनी का वार बार बार चाहिए, लेखनी का वार बार बार चाहिए। तो आपकी लेखनी में वो दो धारी तलवार भी है और वह परिवर्तन का सृजन करने का एक संकल्प भी है। तो अपनी लेखनी का सही प्रयोग करें। मैं हमेशा अपने मंचों से हमारी परम आदरणीय अंजू जैन जी, उनकी कविता पढ़ती हूँ क्योंकि वो बहुत प्रेरक है। वो ऐसे लोग जो निराशावादी हो गए या हताश हो गए या किन्हीं परिस्थितियों के आगे जो घुटने टेक देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि परिस्थितियाँ तब तक पीछा करेंगी जब तक आप परिस्थितियों के सामने छाती चौड़ी करके नहीं खड़े हो जाओगे। जब तक पीछे भागोगे परिस्थितियाँ पीछा करेंगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो ऐसे जो कवि हैं जिनके जीवन में बार बार प्रयास करने पर भी निराशा आती है, सफलता नहीं मिलती, या ऐसे जो लोग हैं पूरे भारत के कोई भी किसी भी क्षेत्र के लोग हैं जो सफलता का प्रयत्न तो करते हैं पर सफलता नहीं मिलती और वो निराशा में के गहरे अंधकार में चले जाते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी विफलता इस बात को तय करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। तो दो पंक्तियां हैं जो कहती हैं हौसला अगर हुआ तो कुछ भी किया जा सकता है। तो उनके बाद मैं कविता रखूंगी। तो जो पंक्तियां हैं वो आप सभी सुनिएगा। आप सभी यहाँ पर श्रेष्ठ कवि बैठे हुए हैं तो आपके सम्मुख बोलना तो ऐसे ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना, परंतु फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। हमारी अंजू जैन जी की ही पंक्तियाँ हैं ये। है यकीन हमको कि हम और निखर जाएंगे, है यकीन हमको कि हम और निखर जाएंगे, है यकीन हमको कि हम और निखर जाएंगे। हौसला देख के तूफान ठहर जाएंगे, हौसला देख के तूफान ठहर जाएंगे। है नहीं खौफ हवाओं की शरारत का हमें। देश में जो ये उथल पुथल मची हुई है उन पर ये पंक्तियाँ बिल्कुल सीधा संकेत करती हैं। है नहीं खौफ हवाओं की शरारत का हमें, है नहीं खौफ हवाओं की शरारत का हमें। हम नहीं ताश का एक घर जो बिखर जाएंगे, हम नहीं ताश का एक घर जो बिखर जाएंगे। मैंने हमेशा एक बात कही कि ऐ हवा जरा खुद को आजमा के दिखा। ये आंधी तूफान अंधड़ ये तो चलते रहेंगे पर दिए जलाने वालों को रुकना नहीं है, ज्ञान के श्रेष्ठ दीपक जलाते रहना है। तो कहा ऐ हवा जरा खुद को आजमा के दिखा, सुना है बहुत चराग बुझाती है एक जला के दिखा। तो अंधेरा लाने वाले लोग कभी प्रकाश नहीं कर सकते। ये तब तक ही अंधकार मचाते रहेंगे जब तक हम एक ज्ञान का दीप नहीं प्रदीप करेंगे। जिस दिन हम जाग गए तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी ही है आप जागे नहीं। और जिस दिन आज हिंदुत्व जाग रहा है, आज राष्ट्र का स्वाभिमान जाग रहा है, भारत बदल रहा है, भारतवर्ष अंगड़ाई ले रहा है, भारत का नौजवान सही और गलत का चुनाव करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। और अब सिर्फ इतनी सी बात है कि बाती भी तैयार है, घृत भी है, दीपक भरा हुआ है, बस एक जोत लगा देने की जरूरत है। तो सभी
निराशावादी विचारों से दूर हो करके, उनको दूर भगा करके आशा की एक किरण लिए हुए इस कविता के साथ। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। ये कविता सभी को बहुत प्रेरणा देगी जो आंसुओं में, अश्कों में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सब के लिए प्रेरित करने वाली रचना है। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। पीड़ा बढ़ जाने के डर से प्रीत निभाना क्यों छोड़े। पीड़ा बढ़ जाने के डर से प्रीत निभाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। पतझड़ में भी सघन बदलियां कभी कभी छाया करती। पतझड़ में भी सघन बदलियां कभी कभी छाया करती। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। अगला जो बंद है वो बहुत ही प्रेरणादायी है। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। अंधकार सजदा करता है, दो मुट्ठी हो उजियारा। अंधकार सजदा करता है, दो मुट्ठी हो उजियारा। आंधी तूफानों के डर से, आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। पूरे भारतवर्ष के युवाओं के लिए बहुत प्रेरक पंक्तियां होंगी जो मैं अगली पंक्तियां कहने जा रही हूँ। जो अगला बंद है उसमें पूरी बात कह दी गई कि जीवन एक सफ़र है लेकिन मंजिल का पता नहीं। तो उनके लिए क्या है जिनको बार बार फिसलन, बार बार गिरना पड़ता है, बार बार प्रयास करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती। फिर भी थकिए मत, रुकिए मत, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो जीवन एक सफ़र है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जीवन एक सफ़र है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं। जो पड़ाव को मंजिल, फिर से सुनिएगा। जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं। कभी फिसल जाने के डर से, कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। हंसना हंसाना। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले दो पंक्तियां कहूंगी कि हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए और हम क्या चाहते हैं। तो बस इसको कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए। पूरे भारत तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए इस सतमोला कवियों के चौपाल के इस मंच से।
चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस वतन के ही नाम हो जाए, मेरी हर सांस वतन के ही नाम हो जाए। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही सभी सतमोला कवियों की चौपाल का ये सुंदर कार्यक्रम सुनते रहिए, प्रेरित होते रहिए और प्रेरणा बनते रहिए। जय श्री राम। अब मैं जिस रचनाकार को मैं बुलाना चाह रहा हूँ वह दिल्ली की लाडली बिटिया है। बहुत अच्छी गीत लिखती है, रचनाएं लिखती है। उसका नाम होता है ज्योति सागर सना। ज्योति सागर सना दिल्ली की बेटी है। भरपूर उनको प्यार दीजिए या तालियों के साथ इस बिटिया का स्वागत। मैं ज्योति सागर सना सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और प्रवीण आर्या जी जिन्होंने हमें इस मंच पर आने का मौका दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा जो शीर्षक है वो ज़िंदगी से है, तो मैं सीधे सीधे आपको कविता से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। ज़िंदगी तेरे मसले मुझसे ना हल हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं, ज़िंदगी तेरे मसले मुझसे ना हल हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं, इतना उलझ गए हैं सब में कि हम दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं। ज़िंदगी के बाद अब हमारी ज़िंदगी में प्रेम बहुत ही ज़रूरी है और सब जो प्रेम है वो इतना शाश्वत है। आगे बढ़ते हैं। तुम ज़रूर मेरे घर के आसपास टहल रहे हो, तुम ज़रूर मेरे घर के आसपास टहल रहे हो, यूं ही नहीं मेरे जिस्म के पोरे नम हो रहे हैं, ज़िंदगी तेरे मसले मुझसे ना हल हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं। आगे बढ़ती हूँ। एक बार जो चूम लिया था तुमने इन आँखों को, एक बार जो चूम लिया था तुमने इन आँखों को, तब से मेरे अश्क भी आबे ज़मज़म हो रहे हैं, ज़िंदगी तेरे मसले मुझसे ना हल हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं। ज़िंदगी में जो हमें ये ज़िंदगी मिली है माँ की वजह से मिली है, माँ को जोड़ती हूँ। कितने ही सूरज चाँद सितारे चमके, कितने भी सूरज चाँद सितारे चमके, पर मेरी ज़िंदगी के अंधेरे माँ तुम्हारे होने से कम हो रहे हैं, ज़िंदगी तेरे मसले मुझसे ना हल हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं। नई पीढ़ियों को जोड़ती हूँ। नए पौधे जड़े जमाने की पुरजोर कोशिश में हैं, नए पौधे जड़े जमाने की पुरजोर कोशिश में हैं, पुरजोर कोशिशों में है। सच है पुराने दरख्त भी दमखम खो रहे हैं, ज़िंदगी तेरे मसले मुझसे ना हल हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं। मक्ता हाजिर करती हूँ। सना कब तक बैठकर परछाई रोएगी, सना कब तक बैठकर माजी को रोएगी, अब तो परछाइयों के भी नए जन्म हो रहे हैं, ज़िंदगी तेरे मसले मुझसे ना हल हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं। आपकी होती होंगी अनकही अधूरी गज़लें, आपकी होती होंगी अनकही अधूरी गज़लें, मेरी तो अधसिकी या अधपकी रह जाती हैं, जब तक सोचती हूँ इन्हें ठीक करूँ तब तक सारे घर की रोटियाँ बन जाती हैं। कुछ अल्फाज मेरे शरबतों के साथ घुल जाते हैं, कुछ शब्द मेरे बर्तनों और कपड़ों के साथ धुल जाते हैं। आपके होते होंगे अनकहे नगमे, आपके होते होंगे अनकहे नगमे, मेरे तो आंगन में पड़े कागज़ के टुकड़ों में मिल जाते हैं, जब तक सोचती हूँ इन्हें बीन कर लाऊं, जब तक सोचती हूँ इन्हें बीन कर लाऊं, तब तक कुछ उधड़े हुए कपड़े दोपहर में सिल जाते हैं। आपकी होती होंगी अनकही गज़लें। कुछ लम्हे मेरे इस कदर हैं छूट जाते, रिश्तों को निभाते निभाते, बच्चों को जगाते सुलाते, कि एहसास मेरे लगते हैं आँखों के आगे जाते। ज़िंदगी की भागदौड़ में उन लम्हों को पकड़ना मैं भूल जाती हूँ, फिर ये लिखना लिखाना सब छूट जाता है। पर जब दिन भर की थकन मुझ पर हावी हो जाती है,
मेरी कलम और डायरी मुझे चुपके से बुलाती है। ये स्याह स्याही कुछ इस कदर चमकती है कि मेरी उंगलियां कुछ लिखने को मचलती हैं। फिर कई रातें और दोपहर लगाने के बाद कुछ पन्ने रंग पाती हूँ। अपनी रूठी हुई सहेली उर्दू और हिंदी को मनाती हूँ। कुछ शब्द जोड़ती और घटाती हूँ, जैसे सारे घर का बजट बनाती हूँ। तब जाकर कुछ थोड़ा सा लिख पाती हूँ, तब जाकर कुछ थोड़ा सा लिख पाती हूँ। नारी विमर्श के ऊपर बात करते हुए मैं आपको सीधे सीधे अपनी पंक्तियों से जोड़ती हूँ। मेरे मन का शोर नहीं, ये भीतर का कोलाहल है। इतने वर्षों जो देते आए, हाँ ये वही हलाहल है, हाँ ये वही हलाहल है। जाने कितने पोथे लिख डाले, जाने कितने मंत्र पढ़े। अधिकार बताना भूल गए तुम, जहाँ लिखे कर्तव्य लिखे, जहाँ लिखे कर्तव्य लिखे। जितना तुम लिख पाते हो मैंने सब जी डाला है। ज़्यादातर हमारी जो पोइट्री में लिखा जाता है वो महिलाओं के सौंदर्य के ऊपर लिखा जाता है, उनकी ताकत को और उनके साहस को लोग लिखना ही भूल जाते हैं। तब उस पर मैं लिखती हूँ, जितना तुम लिख पाते हो मैंने सब जी डाला है। मैं ही सीता, मैं हूँ अहिल्या, मीरा बन विष पी डाला है। मैंने धरा से सृजन लिया है, अब आकाश भी नाप लिया है। आगे ही आगे बढ़ना है, अब ये लक्ष्य भी साध लिया है। अब भीतर का शोर ये मेरा सिहनाद बनेगा गरजेगा, सिहनाद बनेगा गरजेगा। जहर जो दोगे जहर मिलेगा, प्रेम करोगे तो बरसेगा, प्रेम करोगे तो बरसेगा। धन्यवाद। ज्योति सागर सना मैं आपको केवल शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि आप और निखरें और अच्छी अधिक से अधिक रचनाओं के साथ आगे बढ़ें। आपके लिए मैं यही आपको शुभ आशीर्वाद देता हूँ सतमोला कनीव चौपाल की ओर से। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, ये भी एक बहुत अच्छे गज़लकार हैं जिनका नाम होता है अमित शुक्ला। अमित शुक्ला बरेली से हैं, बहुत ही अच्छे गज़लकार हैं। अमित शुक्ला जी के लिए जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करें। अमित शुक्ला जी। साहित्य से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। एक गज़ल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मेरा बो रहबर मेरा बो हमदम, मेरा बो रहबर मेरा बो हमदम, मुझे है क्यों कर मिटा रहा है। मेरा बो रहबर मेरा बो हमदम, मुझे है क्यों कर मिटा रहा है। जफ़ाएं करता है रात दिन और जफ़ाएं करता है रात दिन और फरेबी मुझको बता रहा है। मेरा रहबर मेरा हमदम, मुझे पलट कर कभी न देखा, मिला अचानक किसी सफ़र में। मुझे पलट कर कभी न देखा, मिला अचानक किसी सफ़र में। फना हुए हैं उसी के खातिर, फना हुए हैं उसी के खातिर, बही ही नजरें चुरा रहा है।
करे सितम या फना करे वो, करे सितम या फना करे वो, या मेरे हक में सजा करे वो। उसे बुरा मैं कहूँ तो कैसे, कभी जो मेरा खुदा रहा है। नहीं हमारी सुनी हो सिसकी, तो वक्त बीता बता ही देगा। लिपट के रोए थे कैसे कैसे, लिपट के रोए थे कैसे कैसे, निशान भी तक बता रहा है। मैं कश्मकश में हूँ देख कर ये, अजीब हलचल है मेरे मन में। हमें दिखाई थी राह जिसको, वो रास्ते से हटा रहा है। अमित शुक्ला जी के बाद हम अगले कवि को लेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। आइसोलेशन में है, आपको आयुर्वेदिक काढ़ा बताया होगा, आपको कई तरह की चीज़ें बताई होगी। ऐसे सतमोला कवियों चौपाल के कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आयुर्वेदिक हैं, जैसे सतमोला की गोलियाँ। अगर आपका पाचन क्रिया में कोई दिक्कत है तो सतमोला की गोली, चटपटी गोलियों से छुटकारा पाइए। आपको अगर क्या नाम विटामिन सी चाहिए तो लेमन पानी पीजिए, लेमन पानी के फ्लेवर में भी आपको मिलेगा। अगर आपको कुछ अपने शरीर में एनर्जी करनी है तो पनीर भुजिया आप खाइए। तो लेते हैं अभी छोटा सा अल्प विराम। आप आइसोलेशन में हैं या स्वस्थ हैं, जो भी हैं स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद से रहें। और अभी हम आते हैं छोटे से अल्प विराम के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में। सतमोला कवियों की चौपाल। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला कवियों चौपाल में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल में अब हम जिनको आवाज़ देना चाह रहे हैं वह हैं रांची की एक लव प्रतिष्ठित कवित्री रेणु बालाधर। रेणु बालाधर बहुत ही श्रेष्ठतम गीतकार हैं और कोरोना काल में ऊर्जा का संचार करने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। रेणु बालाधर जी। नमस्कार, मैं रेणु बालाधर आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। पास रहकर भी वो मेरे पास नहीं,
और कहते हैं ये बात खास नहीं, पास रहकर भी वो मेरे पास नहीं, और कहते हैं ये बात खास नहीं। लहरें अठ खेलियाँ करती मन के अंदर, भावनाओं का तूफान भरा समंदर। लहरें अठ खेलियाँ करती मन के अंदर, भावनाओं का तूफान भरा समंदर। लहरें गिनते रहे, भाव उठती रही, उनकी आँखों में पर कोई प्यास नहीं, पास रहकर भी वो मेरे पास नहीं, और कहते हैं ये बात खास नहीं। यूँ तो हम उन पे जान छिड़कते हैं, वो भी मुझको ही जाने जा समझते हैं। यूँ तो हम उन पे जान छिड़कते हैं, वो भी मुझको ही जाने जा समझते हैं। जान जाएंगे जब वो हकीकत को, जान निकल जाएगी ये एहसास नहीं, पास रहकर भी वो मेरे पास नहीं, और कहते हैं ये बात खास नहीं। यूँ खुद ही हमने निभाई है ये दूरियां, हाय कहना सकूं क्या थी मजबूरियां। खुद ही हमने निभाई है ये दूरियां, हाय कहना सकूं क्या थी मजबूरियां। वो सितमगर बनी और जुल्म कर गए, चोट गहरी मगर एक निशान नहीं, पास रहकर भी वो मेरे पास नहीं, और कहते हैं ये बात खास नहीं। सतमौला कवियों की चौपाल में अब मैं जिनको आवाज़ देना चाह रहा हूँ वे हैं देश के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार, जिनकी रचनाएं बहुत ही एक मर्म को और इशारा करती, मर्म दे जाती हैं। मर्म के साथ साथ आपको सामाजिक दायित्व का बोध कराने वाले, और जिनकी रचना धर्मिता इतनी सशक्त है। मैं खुद नरेश कंवल जी का बेहद कायल हूँ। नरेश कंवल जी श्रेष्ठ गीतकार हैं। मैं नरेश कंवल जी को, जो कि हमारे बीच में फरीदाबाद से पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपसे भी आग्रह करता हूँ, जोरदार ताली के साथ उनका करता हूँ। लीजिए कुछ एफएसएम पेश कर रहा हूँ, फ्री स्टाइल मुक्तक। जब फ्री स्टाइल डांस हो सकता है, फ्री स्टाइल कुश्ती हो सकती है, आजकल फ्री स्टाइल लाइफ स्टाइल है, तो फ्री स्टाइल मुक्तक पेश कर रहा हूँ। धन्यवाद। पहला मुक्तक पेश कर रहा हूँ कि पूरी कायनात में आदमी की औकात है एक पानी का बुलबुला। पूरी कायनात में आदमी की औकात है एक पानी का बुलबुला, और बात ऐसे करता है कि समुंदर खरीद लेगा। धन्यवाद। पूरी कायनात में आदमी की औकात है एक पानी का बुलबुला, और बात ऐसे करता है कि समुंदर खरीद लेगा। आजकल का तो साहब आदमी व्यापारी बना हुआ है कि मान लो खरीद भी लिए तूने सातों समुंदर, मान लो खरीद भी लिए तूने सातों समुंदर, क्या करेगा उनका, किसको बेच लेगा। धन्यवाद। दूसरी दो लाइनें पेश कर रहा हूँ आपकी नज़र में, लीजिए ध्यान दीजिएगा। वो आए मेरी मज़ार पर, वो आए मेरी मज़ार पर, ये कवि की कल्पना है। वो आए मेरी मज़ार पर, बोले बंदा तो ठीक था। वो आए मेरी मज़ार पर, बोले बंदा तो ठीक था, कुछ और ठीक रहता तो पूरा निचोड़ लेते।
धन्यवाद। अगली 2 लाइनें पेश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि साजिशें रची जाती हैं, साजिशें रची जाती हैं हमारे तुम्हारे गांव में, साजिशें रची जाती हैं हमारे तुम्हारे गांव में, खुदा के दरबार में सिर्फ मोहब्बत होती है। साजिशें रची जाती हैं हमारे तुम्हारे गांव में, खुदा के दरबार में सिर्फ मोहब्बत होती है। ये चालाकियाँ गुस्ताखियाँ नीचे की बातें हैं, वहाँ तो बस रहमत ही रहमत होती है। ये अगले 2 लाइन, कलाकार कोई भी हो, चाहे आप कवि कहें, शायर कहें, पोएट कहें, पेंटर कहें, कोई भी कलाकार, एक खुश मिजाज होते हैं कलाकार, तो हंस हंस के बात करते हैं। इसी पे 2 लाइन देखिएगा मेरी। हंस के बात क्या कर ली महफिल में उनसे, हंस के बात क्या कर ली महफिल में उनसे, लोग समझते हैं कि मामला है संगीन। हंस के बात क्या कर ली महफिल में उनसे, लोग समझते हैं कि मामला है संगीन। बहम का इलाज भी तो बताओ मेरे दोस्त, सच्चे साधु को दुनिया समझती है रंगीन। धन्यवाद। अब मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली को मैंने जैसा महसूस किया है उसी पे चंद पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ आपकी नज़र में। ध्यान दीजिएगा कि ये है दिल्ली महानगर, ये है दिल्ली महानगर, आपको भी है खबर, ये है दिल्ली महानगर, आपको भी है खबर। रिक्शे वाले से लेकर BMW कार वाले तक सभी व्यस्त हैं, न जाने कौन सी धुन में मस्त हैं। ये है दिल्ली महानगर, आपको भी है खबर, रिक्शे वाले से लेकर BMW कार वाले तक सभी व्यस्त हैं, न जाने कौन सी धुन में मस्त हैं। कहीं जीविका की मार, कहीं पैसों का अंबार, कहीं जीविका की मार, कहीं पैसों का अंबार। साथियों, मेरा मानना है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही जात होती हैं, अमीर और गरीब। लीजिए, कुछ रोज़ 5 सितारा होटल में खाएं खाना, दौलत ख़त्म नहीं होती। कुछ रोज़ 5 सितारा होटल में खाएं खाना, दौलत ख़त्म नहीं होती। और कुछ बच्चों की माएँ छाती का खून पिला के खुद भूखी सोती। एक्सट्रीम पॉवर्टी। सुना है दिल्ली दिल वालों की है, सुना है दिल्ली दिल वालों की है। नहीं दोस्त, यहाँ दिल वाले कम, ये कंगालों की है। यहाँ कुत्तों के बच्चे, यहाँ कुत्तों के बच्चे बाथटब में नहाए। कभी कटु बात तो करता ही है, आपको मालूम है। यहाँ कुत्तों के बच्चे बाथटब में नहाएं और इत्र लगा कर इसी कार में घूमने जाएं, और इंसान के बच्चे पानी को तरसते जाएं। यहाँ पड़ोसी पड़ोसी को देखकर जलते हैं, यहाँ पड़ोसी पड़ोसी को देखकर जलते हैं। क्या बताऊं दोस्त, कई लाख लोग तो यहाँ कूड़ेदान पे पलते हैं। यहाँ पड़ोसी पड़ोसी को देखकर जलते हैं। क्या बताऊं दोस्त, कई लाख लोग तो यहाँ कूड़ेदान पे पलते हैं। आगे देखिए कि यहाँ प्रदूषण से सिर्फ फेफड़े ही नहीं, दिल भी हो गया काला। यहाँ प्रदूषण से सिर्फ फेफड़े ही नहीं, दिल भी हो गया काला। कोई किसी का नहीं रखवाला। रात 10 बजे के बाद घर औरत अकेली जाए, गहने और इज्जत घर छोड़ जाए। रात 10 बजे के बाद घर औरत अकेली जाए, गहने और इज्जत घर छोड़ जाए। बस के लिए लंबी लंबी क्यू, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो हाल आपको पता ही है। बस के लिए लंबी लंबी क्यू, 3 व्हीलर से जाना हो तो पहले 2 इंटरव्यू। हर ड्राइवर यहाँ का रंगीला, हर ड्राइवर यहाँ का रंगीला। 24 घंटे में औसतन 8 लोगों की समाप्त होती जीवन लीला। सड़क दुर्घटना में अगर कोई घायल हो जाए, सड़क दुर्घटना में अगर कोई घायल हो जाए, फरिश्ता बनकर शायद ही कोई अस्पताल पहुँचाए। देखो आज का हाल, देखो आज का हाल, दिल्ली वालों की नई चाल। कॉलेज के लड़के लड़कियां देखें ऊंचे ख्वाब, नया फैशन निकला है पीना खूब शराब। नया फैशन निकला है पीना खूब शराब। टाइम नहीं है यार, सबका यही है तकिया कलाम। टाइम नहीं है यार, सबका यही है तकिया कलाम। गलती से घर आ जाए मेहमान,
खिसक जाएंगे धीरे से कह के ज़रूरी काम। टाइम नहीं है यार, सबका यही है तकिया कलाम। गलती से घर आ जाए मेहमान, खिसक जाएंगे धीरे से कह के ज़रूरी काम। अंतिम लाइन है कि अपने मतलब को गले लगाएं, अपने मतलब को गले लगाएं, नहीं दूर से राम राम। मर रही मानवता यहाँ, बस पैसे को ही सलाम, बस पैसे को ही सलाम। थोड़ा लीक से हटकर, थोड़ा लीक से हटकर कुछ तो करो श्रीमान, तभी आप कहलाओगे एक अच्छे इंसान, तभी आप कहलाओगे एक अच्छे इंसान। धन्यवाद। बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार कवि मित्र जिनका नाम होता है अरुण साहिबाबादी। अरुण साहिबाबादी बहुत ही श्रेष्ठ गज़लकार हैं, शायर हैं और देश के लव प्रतिष्ठित पद्म श्री गोपाल दास नीरज जी के परम शिष्यों में से हैं। आप उनका अनुसरण करते हैं। इनकी हर रचना, हर गज़ल के अंदर समाज की समस्याओं को उकेरती हुई इनकी गज़लें होती हैं। केवल इनका काम समाज की समस्याओं को उकेरना ही नहीं, इनकी अंतिम जो गज़ल का बंद होता है उसके अंदर ये गीत का जो बंद होता है उसमें ये समाधान भी देते हैं। तो ऐसे शायर को मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अरुण सागर। कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा, कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। ये गहरा रंग इससे छुड़ाया न जाएगा, कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। टूटा है एक ताज महल इस जमीन पर, टूटा है एक ताज महल इस जमीन पर। अब इस जगह पे कुछ भी बनाया न जाएगा, कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। हाथों से अपने तुमने लगाया है जो शजर, हाथों से अपने तुमने लगाया है जो शजर। पतझड़ में भी वो तुमसे गिराया न जाएगा, कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। ये गहरा रंग इससे छुड़ाया न जाएगा। पूछा है पहली मर्तबा मुझसे किसी ने हाल, पूछा है पहली मर्तबा मुझसे किसी ने हाल। शायद ये आज मुझसे छुपाया न जाएगा, कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। ये मुझको देख कर जो चहकने लगा है अब, ये मुझको देख कर जो चहकने लगा है अब। आंगन का पंछी मुझसे उड़ाया न जाएगा, कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। ये गहरा
इससे छुड़ाया न जाएगा। ससुराल जाने वाली जो लिपटी है इससे तो, ससुराल जाने वाली जो लिपटी है इससे तो, अब उसको माँ से जल्द छुड़ाया न जाएगा। कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। उस नाज़नी का मुझको दुपट्टा ही चाहिए, उस नाज़नी का मुझको दुपट्टा ही चाहिए। सादा कफन ये मुझको उड़ाया न जाएगा। कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। दानिशता एक लड़की ने मुझको गिराया है, दानिशता एक लड़की ने मुझको गिराया है। अब मुझको आज खुद से उठाया न जाएगा। अब मुझको पंखा चला के इसको सुखाना पड़ेगा। अब पंखा चला के इसको सुखाना पड़ेगा। अब बोसीदा कपड़ा छत पे सुखाया न जाएगा। कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। कल सुबह आने वाले हैं परदेश से सजन, कल सुबह आने वाले हैं परदेश से सजन। इस रात खुद को मुझसे सुलाया न जाएगा। कागज है इतना हल्का बचाया न जाएगा। शुक्रिया हज़रात। सतमोला कवियों की चौपाल आपको कैसा लगा? इस कोरोना काल में भी हम पूर्ण जीवटता के साथ हम आपको कविताओं के माध्यम से सकारात्मकता आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। सतमोला कवियों की चौपाल का यह प्रयास है कि जब आप अकेले अपने कमरे में हो, परिवार के लोग भी आपके साथ सुरक्षात्मक दृष्टि से आपको आपकी सेवा करते हैं। ये ज़रूरी भी है, एक सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। लेकिन सतमोला कवियों की चौपाल और मनोरंजक कार्यक्रम कहीं बाध्य नहीं है आपसे दूरी करने के लिए। आप आइसोलेशन के रूप में अपने कमरे में हो, चाहे आप एकांतवास में हो, ऐसे में अपनी सृजनात्मकता अपनी बनाए रखें, कुछ लिखने का प्रयास करें। ऐसे नामांकुर मित्रों से भी मेरा आग्रह है कि वो अपना कुछ ना कुछ नया लिखते रहें, कुछ ना कुछ नया सृजन करते रहें। ये एक बहुत अच्छा आपदा की एक सुअवसर है और ऐसे में आप का मन मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ रहे, शांत रहे, इसके लिए सतमोला कवियों की चौपाल आपके आइसोलेशन रूम के अंदर तक पहुंच करके आपको का मनोरंजन करता है, स्वस्थ मनोरंजन करता है और करता रहेगा। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, इसी आशा के साथ हम सतमोला कवियों की चौपाल में आपसे विराम लेंगे। लेकिन एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा नामांकुर बच्चों के लिए, यदि आप भी हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आइए आप हमारे परिवार के सतमोला कवियों की चौपाल के परिवार के आजीवन सदस्य बने और हर 6-6 महीने के अंतराल में आप काव्य पाठ
कर पाने का शुभ अवसर प्राप्त करें। इस शुभ अवसर प्राप्त करने के लिए आप स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 9711182183 पर व्हाट्सएप करें, फ़ोन करें या मैसेज करें। हमारी जो कांटेक्ट टीम है आपसे संपर्क करेगी। तो फिर मैं आपको पूरे देश को, पूरे समाज को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अगले रविवार फिर मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल
नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।